नमस्कार जी। इस घर के भी रंग निराले थे। जहां औरतों को कमाने के लिए रात के अंधेरे में निकलना पड़ता था, वहां आदमी सारा दिन घर पर पड़े रहते। मोनिका अपने घर के माहौल से बहुत परेशान थी। वह रोज अपनी बुआ को तैयार होकर रात के अंधेरे में बाहर जाते देखती और अपने लिए इस नरक से निकलने की प्रार्थना करती कि तभी अचानक एक दिन मोनिका पर यह सच्चाई खुली कि वह जी साहब, आप चिंता ही ना करें, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। पहले कभी आपको निराश किया है जो अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? वह बहुत प्यार दिखाते हुए हंसकर फोन पर बात कर रही थी। दूसरी ओर से ना जाने क्या कहा गया कि वह एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी और बाय कहते हुए कॉल काट दी। मगर जैसे ही पीछे मुड़ी तो मोनिका को अपने सामने पाकर झटक से रह गई। वो छुप छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। शायद, मोनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरी बहुत सारी बुरी बातों आदतों के साथ क्या तुम्हें यह आदत भी पड़ गई है कि छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनो? बुआ ने मोनिका को घूरा तो मोनिका जल्दी से कहने लगी, नहीं बुआ, मैं तो आपके पास पढ़ाई में हेल्प लेने के लिए आई थी। मोनिका ने डरते डरते कहा, मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं होता और अभी मुझे एक जरूरी काम से निकलना है, इसलिए अपने कमरे में चली जाओ। मोनिका चुपचाप अपने कमरे में आ गई, मगर खिड़की से बुआ को एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर से जाते देखा। उसका दिल बुरी तरह से खराब हुआ था। मोहल्ले वालों ने अलग जीना हराम कर रखा था। स्कूल में कोई उसे दोस्त नहीं बनाता था। उसे समझ नहीं आती थी कि क्या करें, अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। उसका बस नहीं चलता था कि वह खुद को जान से ही मार देती ताकि इस अपमान भरी जिंदगी से छुट्टी मिले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। रुपया तो जैसे घर में बरसता था। किसी चीज की कमी नहीं थी। खाने पीने का अच्छा मिलता था। पहनने ओढ़ने को भी अच्छा मिला करता था। बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम से शॉपिंग की जाती थी। कॉलेज जाने और मार्केट आने जाने के लिए अलग अलग गाड़ियां खड़ी थी। घर में कई नौकर चाकर थे, मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि परिवार का कोई भी बिजनेस नहीं था। कहीं कोई दुकानें नहीं थी जिनका किराया आता होता। कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई मिल नहीं था थी। लेकिन उनकी अयाशियां सब अमीरों जैसी थी, जैसे वह बहुत अमीर लोग हो। घर का कोई भी आदमी काम नहीं करता था। ताऊ चाचा सारे दिन घर पर होते थे और अपने कमरे में बैठकर बस आदेश दिया करते थे। नौकर उनके सर पर खड़े रहते थे। वह बहुत जाहिल और कामचोर थे। मोनिका सोचती रह जाती थी कि आखिर यह सब आता कहाँ से है। जिस घर के आदमी इतने आलसी हो कि हिलकर पानी का गिलास तक ना उठाते हो, उस घर में इतना पैसा आना समझ से बाहर था। अक्सर मोनिका बुआ को सजी सवरी रातों को घर से बाहर जाते हुए देखा करती थी। बुआ बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश थी। दिन में घर में ही होती थी और अधिकतर आराम किया करती थी। लेकिन रात होते ही वह ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहती और खुद भी तैयार होकर घर से चली जाती थी। आज मोनिका ने जो फोन पर बुआ को बातें करते हुए सुना था, उसे विश्वास हो गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसके दिल में डर घर करने लगा कि कहीं कल को जब वह बड़ी हो जाए तो उसे भी यह सब कुछ ना करना पड़े। मोनिका के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह नहीं जानती थी कि अपने मम्मी पापा के साथ वह कैसा जीवन गुजारती। लेकिन जब से होश संभाला था तब से वह अपनी बुआ के साथ एक बड़े से घर में रहती थी, जहाँ ताऊ चाचा और ताई चाची भी थी। रुपए पैसे की तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं थी। मोनिका उन पर बिल्कुल भी बोझ नहीं थी, इसलिए उसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे जो कुछ चाहिए होता वह किसी से भी कह देती और उसे मिल जाता। पॉकेट मनी के नाम पर भी उसके पास ढेरों रुपए हुआ करते थे।
धीरे-धीरे मोनिका ने महसूस किया कि मोहल्ले वाले उन्हें बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। उसके साथ की लड़कियों को उनके घर वाले मोनिका से दोस्ती करने से रोकते थे। मोहल्ले के लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। वह समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों होता है। फिर जब उसने रातों को बुआ को घर से बाहर जाते हुए देखना शुरू किया, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ज़रूर कुछ ऐसा गलत काम है, जिसके कारण लोग उन्हें गलत समझते हैं, वरना सब के सब तो उन्हें गलत ना समझते। कुछ तो उनमें ही गलत था। जब उसकी स्कूल जाने की आयु हुई तो वहाँ पर भी उसके साथ अजीब सा व्यवहार किया गया। वह जिस लड़की के साथ भी दोस्ती करना चाहती, वह लड़की उससे दूर-दूर भागती थी। टीचर्स भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। इन सब बातों का मोनिका के व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ रहा था, मगर धीरे-धीरे उसके सामने यह रहस्य खुलने लगा था कि आखिर मोहल्ले के लोग उन्हें क्यों अच्छा नहीं समझते, क्यों वह अपनी बच्चियों को मोनिका से दूर रखते हैं। यह सब उसे किसी ने नहीं बताया था, मगर उसने अपनी छोटी उम्र से किए गए अनुभव से कुछ ना कुछ समझ लिया था। इस घर में सारी की सारी कमाई बुआ के दम से ही थी। घर में जितना भी रुपया पैसा आता था वह सब वही कमाती थी, मगर वह ऐसा क्या करती थी कि इतने पैसे उन्हें मिलते थे कि घर का हर सदस्य महंगे से महंगे कपड़े पहनता, अच्छे से अच्छा खाना खाता, पार्टी करता, दोस्तों पर लुटाता, मगर पैसा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मोनिका जानती थी कि बुआ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है थी। फिर एक दिन मोनिका बुआ के सामने आकर खड़ी हो गई, भीगी आंखों से बुआ को देखते हुए कहने लगी, आपको पता है स्कूल में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? लड़कियों ने मुझे क्या कुछ कहा है? क्या हुआ मोनिका? क्यों ऐसे रो रही हो? क्या कहा है लड़कियों ने तुमसे? और किसने कहा है? मैं बात करूंगी तुम्हारी टीचर से। बुआ को मोनिका से इतना ही भी लगाव नहीं था, मगर इस समय मोनिका को दुखी देखकर प्यार से पूछ रहे बैठी। उसके माता पिता नहीं थे और वह अपनी परेशानी लेकर अगर बुआ के पास आई थी, तो बुआ को बात सुनने में कोई परेशानी नहीं हुई। मगर मोनिका ने जो बात पूछी थी, उसने बुआ की जान निकाल दी थी। बुआ, लोग कहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा नहीं है। अपनी बहनों और बेटियों को हमारे घर से दूर रखा जाता है। हमारे घर के आदमी अपनी बहन बेटियों की कमाई पर पलते हैं। बहन बेटियां ऐसा क्या करती है? बुआ, हमारे घर में पैसा भी इतना है, हमारे घर के आदमी कोई काम भी नहीं करते। आपके पास किन लोगों की कॉल आती है और आप इतना श्रृंगार करके कहाँ जा, जाती है? जब मोनिका ने सवाल पूछने शुरू किए तो फिर सारी ही बातें पूछ डाली। बुआ ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मोनिका, कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरे सामने जुबान चला सकती हो या मुझसे सवाल कर सकती हो? तुम जानती हो यह घर सिर्फ मेरे दम पर चल रहा है। मेरी मेहनत की कमाई पर मैं रातों को आराम करती हूँ। जब सारी दुनिया नींद और आराम के मजे ले रही होती है, तब मैं मेहनत करते हुए जाग रही होती हूँ। नींद से बोझल आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलकर ऐसे लोगों की डिमांड पूरी कर रही होती हूँ। अगर आराम दिनों में मुझे मिले तो मैं उन पर दूसरी नज़र भी ना डालूं, और तुम हो कि मेरे बलिदानों का एहसान करने के बजाय मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो और मुझे गलत ठहरा रही हो। निकल जाओ मेरे कमरे से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। बुआ ने उसे डांट कर अपने कमरे से भगा दिया था। वह रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अपने माता पिता को याद करने लगी। काश मम्मी पापा को कुछ ना हुआ होता। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो वह एक अलग जिंदगी गुजार रही होती या ऐसे ही जिंदगी का हिस्सा बनती। आखिर दूसरे ताऊ चाचा भी तो बहन की कमाई पर ही पल रहे थे। शायद उसके पापा भी बहन की कमाई खाते। वह हैरत से उन्हें देखती और सोचती,
कि क्या उनका स्वाभिमान मर गया है? जो बहन रातों को सज संवर कर बाहर जाती है और यह बिल्कुल ही आंखें बंद करके पड़े रहते हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी इज्जत किस तरह नीलाम हो रही है? बुआ ने भी मोनिका के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। मोनिका के दिल में अब और भी विद्रोह जन्म लेने लगा। दूसरी कजिन के पापा अभी जिंदा थे, जो उन्हें इस गंदगी से बचा सकते थे, मगर मोनिका के माता पिता नहीं थे। उसे विश्वास था कि एक दिन बुआ की तरह उसे भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। बुआ की शादी नहीं हुई थी, उसने चाची के मुंह से सुना था कि वह लोग पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। फिर बुआ ने कमाना शुरू किया तो उनके दिन फिर गए और वह लोग अमीर से अमीर हो गए। मोनिका को थोड़ा भी समय ना लगा यह समझने में कि बुआ ने क्या काम शुरू किया होगा। गरीबी के कारण बुआ का रिश्ता टूट चुका था, क्योंकि दादा गरीबी के कारण लड़के वाले वालों की भारी डिमांड पूरी नहीं कर पाए थे। रिश्ता टूटने पर बुआ भी बहुत ज्यादा दुखी थी। वह अपने मंगेतर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, किसी और के साथ शादी करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अकेले ही पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। दादा अपनी बेटी का दुख देखकर जल्द ही भगवान को प्यारे हो गए। उन्हें यह दुख अंदर ही अंदर खा गया था कि उनकी बेटी का प्यार सिर्फ इस कारण छिन गया क्योंकि वह उसको दहेज देने में असमर्थ थे। इन सब चीजों का दोषी वह खुद को समझते थे। दादा के जीते जी तो शायद वह किसी और से शादी कर लेती, मगर दादा के बाद तो उन्होंने शादी जैसे टॉपिक पर बात करना ही बंद कर दिया। मगर मोनिका को लगता था कि काश वह यह फैसला ना करती और शादी कर लेती। कम से कम इस तरह की अपमान भरी जिंदगी गुजारने से तो अच्छा ही होता। यह रोज का नियम बनता जा रहा था। अक्सर मोनिका बुआ को किसी न किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती थी। देखती तो पहले भी थी, लेकिन अनदेखा कर देती थी। एक दिन वह बुआ के कमरे में आई। उसे अपने कॉलेज में एडमिशन को लेकर बुआ से बात करनी थी, मगर बुआ वॉशरूम में थी, शायद नहा रही थी। उनका मोबाइल लगातार बज रहा था। वह साइड में टेबल की ओर बढ़ी और बुआ का मोबाइल उठा लिया। सामने सर जी कॉलिंग लिखा हुआ था आ रहा था। उसने कॉल काटने की कोशिश की, मगर कॉल रिसीव हो गई और मोबाइल स्पीकर पर चला गया। तब उसमें एक आवाज गूंजी, पिंकी कहाँ हो? अभी तक पहुंची नहीं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तो पूरे 11 लोग हैं। तुम्हारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। लाखों रुपए तुम्हें आज के मिलेंगे। पूरे 22 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। मोनिका का चेहरा यह सब कुछ सुनकर लाल हो गया। उसके विचारों पर आज मोहर लग गई थी। बुआ जरूर किसी गलत काम में शामिल थी। इतने में बुआ वॉशरूम से बाहर निकली तो मोनिका के चेहरे की ओर देखा, जो गुस्से और दुख से लाल हो रहा था। मोनिका ने अपने होंठ भींच रखे थे। बुआ की नजर जैसे ही मोनिका के हाथ में मोबाइल पर पड़ी तो उन्हें सब कुछ समझने में देर ना लगी। वह तुरंत उसके पास आई और मोबाइल छीन लिया। मोनिका, क्या तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि किसी की फोन कॉल नहीं उठाते? मेरे इतने इम्पोर्टेंट कस्टमर की कॉल थी। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना उनको? बुआ बड़े गुस्से में मगर चिंतित स्वर में पूछ रही थी। मोनिका ने नहीं में सिर हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। वह जानती थी कि बुआ से सवाल करना बेकार है। पहले भी उसने सवाल किए थे, मगर बुआ ने कभी कोई सही जवाब नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसने बुआ को वैसे ही बंद सवर कर बाहर जाते हुए देखा। बुआ अगले दिन लगभग 8:30 बजे घर वापस आई थी। आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, जैसे सारी रात जागती रही हो। वैसे वह पहले रात को 2:45 या 3 बजे वापस आ जाया करती थी। मोनिका ने सोचा, सच में 11 लोग थे जिन्हें बुआ खुश कर रही थी। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए।
इस घर के निराले रंग कभी उसकी समझ में ना आए थे। ना आदमियों में आत्मसम्मान नजर आता था। अजीब बात थी कि इस घर की औरत को कमाने के लिए रात के अंधेरों में निकलना पड़ता था, जबकि आदमी सारा दिन आवारागर्दी करते नजर आते थे। मोनिका को यह सब बहुत बुरा लगता था। स्कूल और कॉलेज में भी जब उसके साथ लोगों का अजीब का व्यवहार बढ़ता गया, तो उसे और भी बुरा लगने लगा। बुआ की हरकतें भी ऐसी थी कि उसे समझने से में ज्यादा देर ना लगी। उसने फैसला कर लिया कि वह जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। अपनी पढ़ाई पूरी करके वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। कुछ साल और गुजर गए। मोनिका ने अपनी पढ़ाई में अंत तक मेहनत की और आखिरकार डॉक्टर बन गई। इन दिनों उसकी इंटर्नशिप चल रही थी और हॉस्पिटल की ओर से उसे एक अपार्टमेंट भी मिल गया था, जो उसे दूसरे डॉक्टरों के साथ शेयर करना था। जब उसने अपना सामान समेटा तो एक बार फिर बुआ के पास जाने का फैसला किया। वह जो कुछ भी थी सिर्फ बुआ के कारण थी। अगर वह उसे पढ़ाई पर खर्च करने के लिए पैसे ना देती तो वह कैसे डॉक्टर बन सकती थी। मोनिका के दिल में सिर्फ एक इच्छा थी कि वह बुआ को समझाए कि अब वह यह सब गलत काम छोड़ दे। वह खुद एक डॉक्टर बन चुकी थी, मेहनत कर रही थी, कमा सकती थी और चाहे तो बुआ को भी अपने साथ रख सकती थी। वह वादा करने आई थी कि बुआ का सहारा सहारा बनेगी। बस शर्त यह थी कि बुआ यह सब बुरा काम हमेशा के लिए छोड़ दे। यही सोचकर वह बुआ के कमरे में गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल धक से रह गया। बुआ बालकनी में खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और कान से लगे फोन पर वह बार बार किसी की मिन्नतें कर रही थी। मोनिका को बात तो साफ सुनाई नहीं दी, मगर अंदाजा हो गया कि दूसरी ओर वाला आदमी शायद बहुत गुस्से में था, जबकि बुआ रोते रोते किसी को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद बुआ ने फोन बंद किया और कमरे में आ गई तो मोनिका बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। बुआ ने चौंक कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या करने आई हो? मोनिका ने नजरें झुकाकर कहा, मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ। हम डॉक्टर्स को हॉस्पिटल की ओर से रहने को फ्लैट मिला है। मैं आपसे मिलने आई थी। मैं यह घर और रिश्ते हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। फिर उसने हिम्मत करके कहा, बुआ आपने अपने लिए यह नरक जैसी जिंदगी क्यों चुनी है? मैं चाहती हूँ आप सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलें। मैं वादा करती हूँ कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। आपको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको रानी की तरह रखूंगी। बस आप अपने इन स्वार्थी भाइयों और इन गलत रास्तों से जान छुड़ा लें। यह रास्ता सिर्फ थकान, बेबसी और खुद के अस्तित्व से नफरत के सिवा कुछ नहीं देगा आपको। मोनिका की बात सुनकर बुआ ने नजरें झुका ली, फिर उसके सर पर हाथ रखकर नरम स्वर में कहा, मोनिका यही मेरी जिंदगी है, तुम चली जाओ और जो कुछ तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह तैयार होने लगी। मोनिका भारी मन के साथ अपने कमरे में वापस आ गई, मगर उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह बुआ को इस नरक से जरूर निकालेगी। उसे लग रहा था कि बुआ अब भी छुपा रही है और वह उसे बच्ची समझती है। वह उनके सामने साबित करना चाहती थी कि वह उनकी सच्चाई जानती है। इसलिए वह चुपचाप उनकी गाड़ी की डिग्गी में जाकर छुप गई। आज वह देखना चाहती थी कि बुआ कहाँ जाती है और क्या करती है। उसने सोच लिया था कि आज रात सब कुछ जानने के बाद ही वह कोई फैसला करेगी। अगर बुआ सच में गलत रास्ते पर थी तो वह उनसे सारे संबंध खत्म कर देगी। बार बार दिल में एक टीस उठ रही थी कि कहीं वह बुआ के एहसानों का बदला गलत तरीके से तो नहीं चुका रही। इसलिए उसने आज की रात जाकर देखना जरूरी समझा।
कि आखिर बुआ काम क्या करती है। गाड़ी चल पड़ी। मोनिका दिल ही दिल में भगवान का स्मरण कर रही थी और प्रार्थना करती रही कि बुआ को पता ना चले कि वह गाड़ी के अंदर छुपी है। लगभग पौने घंटे के बाद गाड़ी एक जगह रुकी और बुआ गाड़ी से उतर कर आगे बढ़ गई। मोनिका ने तसल्ली कर ली कि आसपास कोई नहीं है। फिर धीरे से गाड़ी की डिग्गी को खोला और बाहर निकल आई, लेकिन अगला दृश्य देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाई। यह कोई बहुत सुनसान और डरावनी जगह थी, मगर यहाँ बहुत लाइटें लगी हुई थी। चारों ओर कैमरे लगे हुए थे, जैसे किसी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग चल रही हो। मोनिका ने जल्दी से अपने चेहरे को ढक लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह बुआ को ढूंढ रही थी, लेकिन बुआ उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच उसके दिमाग में विचार आया कि शायद बुआ यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश करने आती होगी। यह सोचकर उसके दिल में दुख और नफरत दोनों ने जगह बना ली। अभी वह इन्हीं सोचों में थी कि अचानक उसकी नज़र बुआ पर पड़ी और फिर उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। वह दौड़कर आगे बढ़ी और बुआ के गले लगकर रोने लगी। बुआ, मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे बच्ची और नादान समझकर माफ कर दे। मैंने आप पर इतना कितना गलत शक किया, आपको कैसी कैसी बातें सुनाई। यह कहकर मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। बुआ ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम गाड़ी की डिग्गी में छुपी हुई हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, विशेषकर, और मेकअप में मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरा काम सबको बहुत पसंद आता है और मुझे उसके अच्छे रुपए भी मिलते हैं। इसके अलावा मैं कोई गलत काम नहीं करती और फिल्म की शूटिंग अक्सर रात को होती है, इसलिए मुझे रात को घर से निकलना पड़ता है। बरसों से मैं यही कर रही हूँ, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या करती हूँ। जो पैसे मैं घर लेकर आती हूँ वह सबके सामने डाल देती हूँ। उसके बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करता। बुआ के शोर में सच्चाई थी। मोनिका ने उनका हाथ थामा और कहा, बुआ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है थी, इसलिए बार बार आपसे सवाल करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप किसी गलत रास्ते पर चले। बुआ मुस्कुरा कर बोली, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी चिंता भी समझती हूँ, और यह भी कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। इसी बीच फिल्म के सेट पर खड़े हो लोग आगे बढ़े और मोनिका को हेलो कहा। साथ ही बुआ के मेकअप की प्रशंसा करने लगे। मोनिका ने झपकी और मुस्कुरा कर देखा। दिल ही दिल में सोचा, कई बार हम जो कुछ सोच समझते हैं वह सच नहीं होता। कभी कभी तो हमारी आंखों के सामने चलती हुई कहानी भी बिल्कुल अलग निकलती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।